हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2014 के चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो 30 क्वेश्चन फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए आए थे 2014 में, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए है स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन बी है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी है जन्मजात तथा अर्जित, और डी ऑप्शन दिया है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जन्मजात और अर्जित। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है जन्मजात अभिप्रेरणा, जिसको कि भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि से रिलेटेड है, और दूसरा है अर्जित अभिप्रेरणा, जैसे सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि। इसी तरह थॉमसन ने भी अभिप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, एक तो स्वाभाविक अभिप्रेरणा और दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरणा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी है, जन्मजात तथा अर्जित अभिप्रेरणा का वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए है सकारात्मक, ऑप्शन बी है नकारात्मक, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में स्थानांतरण ये तीनों ही हो सकते हैं, इसके अलावा भी कई टाइप्स हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब स्थानांतरण क्या होता है? सीखने का स्थानांतरण तो जब किसी एक विषय का ज्ञान या किसी एक सिचुएशन में जो चीज़ें हम सीखते हैं उसको अगर हम अदर सिचुएशन में भी उन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो या तो वो हेल्पफुल होती हैं या तो वो हेल्पफुल नहीं होती हैं। तो इस तरीके से जो सीखना होता है वो कई प्रकार से हो सकता है। एक तो हमारा हो गया सकारात्मक, जिसमें हमने एक का प्रयोग किया और दूसरे में भी उसका लाभ हुआ, तो सकारात्मक हो गया। दूसरा हो गया नकारात्मक स्थानांतरण, और थर्ड है शून्य स्थानांतरण, कि किसी भी सीखने का जो हमने सीखा हुआ है उसको हम कहीं भी यूज़ करें तो उसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो वो हो गया शून्य। और इसी तरह से क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण और द्विपार्श्विक स्थानांतरण, ये सभी सीखने के स्थानांतरण के टाइप्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी है व्यवहारवाद, ऑप्शन सी है संबंधवाद और ऑप्शन डी है गेसाल्टवाद। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, गेसाल्टवाद। सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसको हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, जर्मनी के गेसाल्टवादियों द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, इसीलिए इसे गेसाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और फिर कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी कंडीशन आए तो वो अपनी एक्सपीरियंस को और अपनी मेंटल पावर को यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और ये सिद्धांत का जो प्रयोग हुआ था वो सुल्तान नामक वनमानुस पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है विलियम जेम्स, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है एबिंगहॉस और ऑप्शन डी है बार्टलेट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, एबिंगहॉस। और इन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया और बताया कि अगर निरर्थक शब्दों को सीख लिया जाता है तो बाद में या धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। तो एबिंगहॉस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियम दिए हैं। ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है कोहलर। तो सीखने के जो नियम दिए गए हैं वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इनके कौन से नियम हैं। तो इन्होंने 3 नियम बताए हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक थे कौन? थॉर्नडाइक यूएस के एक मनोवैज्ञानिक थे और इनका जो पूरा नाम है वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक। और इन्होंने पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को दोनों पर कार्य किया है और उसी के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी है और इसी टाइप से इन्होंने सीखने के नियम बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना है। ऑप्शन ए है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, ऑप्शन सी है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ये सभी। जो अधिगम है, जिसको कि हम सीखना भी कहते हैं, ये एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। सीखने की गति में वातावरण का अनुरूप परिवर्तन भी होता है और इसमें 2 तत्व सम्मिलित होते हैं। पहला होता है परिपक्वता और दूसरा होता है पूर्व अनुभव से प्राप्त परिणाम। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अधिगम प्रक्रिया में कौन से तत्व सम्मिलित हैं। तो आपका ऑप्शन में दिया होगा परिपक्वता, पूर्व अनुभव से प्राप्त परिणाम, या इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप
ये देखेंगे, दोनों पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन ए है तत्परता, ऑप्शन बी है अभिवृद्धि, ऑप्शन सी है गतिशीलता और ऑप्शन डी है अनुवांशिकता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि भी कहते हैं क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय और सीमा के अंतर्गत ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक समांसिक क्रिया है या कथन दिया गया है। ऑप्शन ए है डीवी द्वारा, ऑप्शन बी है गिलफर्ड द्वारा, ऑप्शन सी है क्रूज द्वारा और ऑप्शन डी है रॉस द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉस द्वारा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष का एक मानसिक क्रिया है, ये रॉस ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन सी है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और ऑप्शन डी है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है क्योंकि सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इंडिविजुअली डिफरेंसेस पे बेस पे हर एक बच्चा सामान्य से विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए है अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी है बालक, ऑप्शन सी है शिक्षण प्रक्रिया और ऑप्शन डी है विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है बालक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है और इसी के अंतर्गत हम शारीरिक परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, साथ ही व्यक्तित्व को भी हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है शीघ्र पुनः स्मरण, ऑप्शन बी है शीघ्र पहचान, ऑप्शन सी है अच्छी धारणा और ऑप्शन डी है ये सभी। तो अच्छी स्मृति की विशेषता होती है ये सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, जल्दी से सीखना, जल्दी से पहचान कर लेना और चीज को सीखने के बाद काफ़ी दिनों तक याद कर पाना और समायोजन कर पाना एक अच्छी स्मृति का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए है क्रोध और भय, ऑप्शन बी है स्नेह तथा प्रेम, ऑप्शन सी है उत्तेजना तथा भावों में उथल पुथल और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। संवेग शब्द इंग्लिश का वर्ड है, इमोशन उससे लिया गया है और यहाँ पे इमोशन का मतलब है वेग से युक्त, वेगवान होकर किसी भी चीज़ को करना, ये इमोशन का अर्थ है। और इसका अर्थ ये भी है कि अंदर से बाहर की ओर गति करना, इमोशन। तो ये इसका अर्थ हो गया और काफ़ी बार पूछा गया है कि संवेग किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ऑप्शन ए है यथार्थता, ऑप्शन बी है कल्पनाशीलता, ऑप्शन सी है समन्वय और ऑप्शन डी है अनुकरण। तो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है वो अनुकरण होता है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को देख के समझते हैं तो वो क्या होता है अनुकरण। किसी के भी बिहेवियर को पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसमें से सीखने वाली जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ को हम सीखते हैं, मतलब किसी चीज़ की कॉपी कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अनुकरण। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है गिलफर्ड, ऑप्शन सी है स्पेयरमैन और ऑप्शन डी है बिने साइमन। तो यहाँ पे मानसिक आयु का जो प्रत्यय है सर्वप्रथम दिया गया है बिने साइमन ने और मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने के द्वारा किया गया है और किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति की मानसिक विकास की अवस्था को बताती है। इसके आधार पर बालकों को मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि और विभिन्न वर्गों में विभाजित भी किया गया है। और साथ ही 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए है मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन बी है खेल विधि, ऑप्शन सी है किंडरगार्टन विधि और ऑप्शन डी है ये सभी। तो शैशवावस्था में ये तीनों ही विधियां इंपॉर्टेंट है और इन तीनों ही विधियों से शिक्षण किया जाता है। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जो शैशवावस्था होती है वो 0 से 6 साल तक की होती है। इसमें मॉन्टेसरी शिक्षा विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, ये सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादन कौन है, तो फ्रॉबेल, और मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन मारिया मॉन्टेसरी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास में। ऑप्शन ए है प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन बी है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ऑप्शन सी है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। कभी कभी ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप मेनली देखेंगे तो मेनली है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था
और विकास की अगर देखा जाए तो गर्भावस्था भी इसमें ऐड कर दी गई है। गर्भावस्था होती है 9 महीने तक, शैशवावस्था होती है 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था होती है 7 से 12 और किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक। तो ये पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ऑप्शन बी है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी, क्योंकि बाल विकास में हम विभिन्न अवस्थाओं को भी ऑब्जर्व करते हैं, उसके पे स्टडी करते हैं और वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास के अध्ययन के ये सभी क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है लेमार्क द्वारा, ऑप्शन बी है हैरिसन द्वारा, ऑप्शन सी है डार्विन द्वारा और ऑप्शन डी है मैकडूगल द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी डार्विन द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है और चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा केवल वे ही प्राणी जीवित रह पाते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। तो ये इनका सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन ए है सामान्य बुद्धि का, ऑप्शन बी है विशिष्ट बुद्धि का, ऑप्शन सी है अभिवृद्धि का और ऑप्शन डी है अभिक्षमता का। तो यहाँ बिने साइमन परीक्षण मापन करता है विशिष्ट बुद्धि का, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और 1905 में बिने साइमन ने मिलकर इस परीक्षण की शुरुआत की है। इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है थकान और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये सभी, क्योंकि संवेगात्मक विकास पर ये सभी तीनों चीज़ें प्रभावित करती हैं। संवेगात्मक विकास है क्या, तो संवेगात्मक विकास का तात्पर्य व्यवहार परिवर्तन से होता है। जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है उसी के प्रकार कोई भी व्यक्ति संवेग या व्यवहार प्रदर्शित करता है। संवेगात्मक विकास कई प्रकार से हो सकते हैं, आंतरिक और बाहरी। तो जैसे शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, मानसिक योग्यता हो गया, थकान हो गई या परिस्थिति भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ऑप्शन ए है हरलॉक का, ऑप्शन बी है टीपी नन का, ऑप्शन सी है मैकडूगल का और ऑप्शन डी है रॉस का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है हरलॉक का। हरलॉक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास और अधिगम पर किस प्रकार पड़ता है ये बताया है। हरलॉक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए है कौशल अर्जन, ऑप्शन बी है ज्ञानार्जन, ऑप्शन सी है व्यवहार में परिमार्जन और ऑप्शन डी है व्यक्तित्व समायोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है व्यवहार में परिमार्जन। जो सीखना है उसका जो मुख्य उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन लाना है ताकि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को समायोजित करके कौशल का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन ए है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ऑप्शन बी है धीमी या तेज गति से बोलना, ऑप्शन सी है हकलाना और तुतलाना और ऑप्शन डी है तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है धीमी या तेज गति से बोलना। वाणी दोष का अर्थ होता है कि अपनी बातों को स्पष्ट रूप से ना कह पाना, अपनी बातों को ना समझा पाना, जैसे कि हकलाना तुतलाना ये सब इन्हीं के अंदर आते हैं। धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है क्योंकि ये परिस्थितिजन्य होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इंसान धीमे या तेज बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए है मूल्यों के महत्व को बताना, ऑप्शन बी है मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, ऑप्शन सी है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। यहाँ पे कुछ सर्वोत्तम विधियाँ दी हैं जैसे कि महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना, मूल्यों के महत्व को बताना, अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार और आचरण अपनाना और साथ ही कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो इस तरीके से प्राथमिक स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है आध्यात्मिक मूल्य, ऑप्शन बी है येन केन प्रकरण धनार्जन का मूल्य, ऑप्शन सी है नैतिक मूल्य और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक मूल्य। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है धनार्जन का मूल्य। ये मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है।
मूल्य का तात्पर्य होता है मानव जीवन के वे सकारात्मक गुण जो लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में नैतिक आचरण, आध्यात्मिक या संस्कृति, ये सभी प्रभावित करते हैं और ये मूल्य का विकास भी करते हैं। धनार्जन अनैतिक होता है और ये मूल्य नहीं बल्कि एक दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। ऑप्शन ए है सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक शारीरिक, ऑप्शन सी है सामाजिक राजनीतिक और ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक और अध्यात्म। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन दोनों गुणों में से एक की भी अगर अनुपस्थिति से व्यक्तित्व का संतुलन जो है वो विकसित नहीं हो पाता, डिसबैलेंस हो जाता है, तो एक अच्छा व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए है अंतर्मुखी, ऑप्शन बी है बहिर्मुखी, ऑप्शन सी है उभयमुखी और ऑप्शन डी है सामाजिक निर्भर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति अपनी बातों को लोगों के सामने नहीं रख पाता और खुद को समायोजित करने में कठिनाई को भी महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने ऊर्जा बल लाइबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है कलात्मक व्यक्तित्व, ऑप्शन सी है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और ऑप्शन डी है धार्मिक व्यक्तित्व। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में बहुत ही अच्छे से समायोजित कर पाते हैं और उनमें लीडरशिप की भावना काफ़ी अच्छी होती है, जैसे नेता वगैरह हो गए। तो यहाँ पे ऊर्जा बल या लाइबिडो संबंधित है बहिर्मुखी व्यक्तित्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, ऑप्शन बी है मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ऑप्शन सी है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे और ऑप्शन डी है उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक अच्छे टीचर का जो उत्तरदायित्व है वो ये है कि वो स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन बी है अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और ऑप्शन डी है परिपक्वता का सिद्धांत। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों आपके भाषा विकास के सिद्धांत हैं। तो ये 30 क्वेश्चन जो कि 2014 में पूछे गए थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।